नमस्कार साथियों। इस वक्त आप राजपथ देख रहे हैं मेरे साथ, लेकिन साथ में मैं आपको दिखाऊं मैं बैठा कहाँ हूं। सबसे पहले देखिए कि ये मेरा ठिकाना होगा नया, और ये ठिकाना जो है ये है लखनऊ में निशादगंज में। एक चैनल है, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखिएगा। इस चैनल का नाम है हिंद टुडे। ये हिंद टुडे का कार्यालय है। ये हिंद टुडे के संपादक हैं खालिद खान, और ये आपके चिरपरिचित जाने पहचाने न्यूज टाइम टू अनफिल्टर के संपादक हैं पवन कुमार गौतम। सर। और मैं आपका परिचय कराऊंगा एक नई यूट्यूबर, बहुत पुरानी जर्नलिस्ट है लेकिन यूट्यूबर नहीं है, निकिता प्रजापति से। आज आपका परिचय से भी कराऊंगा, और हम लोग बात करेंगे इस जो उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अभी बात चल रही थी, सपा किसको लड़ाएगी, बसपा किसको लड़ाएगी, भाजपा किसको लड़ाएगी। और उसकी जगह पे अचानक पल्लवी पटेल ने कल मीटिंग करके, बैठक करके पूरे सभी 10 उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। पल्लवी पटेल लोकसभा में कुछ अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन लोकसभा में उन्होंने चुनाव लड़ा और मजबूती से लड़ा। अंतिम समय तक उन्होंने समाजवादी पार्टी के गठबंधन का इंतजार किया। उसके बाद उनकी कोशिश थी कि शायद बहुजन समाज पार्टी से उनका अलायंस हो जाए। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से उनका गठबंधन हुआ। ओवैसी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए, उसके बाद ओवैसी उनकी मीटिंगों में भी गए, और पल्लवी पटेल ने कल उस चुनाव के बाद एक बार फिर उसी धमक के साथ चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। तो पल्लवी पटेल का ओवैसी के साथ लड़ना, उससे पहले मायावती ने लखनऊ की बैठक में घोषणा कर दी कि बहुजन समाज पार्टी भी विधानसभा के इस उपचुनाव में हिस्सा लेगी और चुनाव लड़ेगी। तो मायावती की घोषणा के बाद, जो आमतौर पर बहुत दिनों से उपचुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन इससे पहले खूब उपचुनाव लड़ती थी, वो अमेठी का हो, मिल्कीपुर का हो, आपका इसौली का हो या डुमरियागंज का हो, तमाम उपचुनाव मुझे याद है। कुछ उपचुनाव मैंने कवर भी किए। तो वो चुनाव मायावती लड़ाती थी। अब इस बार उन्होंने, जिस दिन आकाश आनंद को दोबारा उनकी ताजपोशी की, उसी दिन उन्होंने घोषणा कर दी कि हम उपचुनाव लड़ेंगे। उससे पहले मायावती ने अपने संगठन से तमाम क्षेत्रों में, वो मुजफ्फरनगर की सीट हो, मीरापुर या फैजाबाद की सीट हो, मिल्कीपुर या अम्बेडकर नगर की सीट हो, कटेरी या मिर्जापुर की सीट हो, ये तमाम, या फूलपुर की सीट हो, तमाम सीटों पर उन्होंने, गाजियाबाद की सीट हो, तमाम सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी चयन की जिम्मेदारी कोऑर्डिनेटर्स को दे रखी थी। बताया जाता है कि इस बार चुनाव में आकाश आनंद भी, उनकी भूमिका होगी टिकट के बंटवारे में। इससे पहले आकाश आनंद सिर्फ सिर्फ सभाएं करते थे, और कैंडिडेट जो है मायावती तय करती थी या उनका संगठन तय करता था, और आकाश आनंद की उसमें कोई भूमिका नहीं होती। खबर है कि इस बार उनकी कुछ भूमिका है। इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ ये लोग बैठे हुए हैं। बड़े पत्रकार हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं। खालिद खान, न्यूज हिंद टुडे का न्यूज टीवी है, न्यूज नेटवर्क है, मैगजीन है, बहुत शानदार पत्रकार हैं। उनसे जानकारी, चूंकि इनके क्षेत्र से मिली हुई सीट है मिल्कीपुर, जहां पे चुनाव हो रहा है। तो खालिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मिल्कीपुर के बारे में। आप मिल्कीपुर में होना है चुनाव, और उस सीट पे इस्तीफा दिया है अवधेश प्रसाद ने लोकसभा चुने जाने के बाद। लेकिन मिल्कीपुर का जो एक, आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, तो मिल्कीपुर की जो लीड है अवधेश प्रसाद की, वो बहुत छोटी है। लगभग 7,500 वोट से वो इस चुनाव को जीते हैं लोकसभा का, जो मिल्कीपुर का उनका। क्या लगता है कि क्या अवधेश प्रसाद अपने पुत्र अजीत, जिनकी बड़ी चर्चा है कि अजीत लड़ेंगे चुनाव, आप उसी जनपद से आते हैं, आपको क्या लगता है क्या अवधेश प्रसाद अपने बेटे को लड़ाकर भारतीय जनता पार्टी के, जो वहां पूर्व में विधायक रहे हैं 2017 में, बाबा गोरखनाथ, या जो भी नाम उनका हो, शायद गोरख ही नाथ है, बाबा गोरखनाथ, और बहुजन समाज पार्टी वहां से कोरी लड़ाने का प्लान कर रही है।
ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ये समाजवादी पार्टी सीट को बचा पाएगी? देखिए, जैसे आपने एक सवाल यहाँ पे किया, ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टेड है। इस वजह से कि हाल ही में अभी अवधेश प्रसाद जो अयोध्या से जीते हैं, बहुत ही उन्होंने कड़ी मेहनत की है, इसमें खैर कोई शक नहीं। लेकिन बात अगर करते हैं कि मिल्कीपुर सीट की, जहां से वो विधायक थे पहले, अब वो ये भी चर्चाएं बहुत तेज हैं कि अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दिया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है, ये भी कहा जा रहा है कि जो बाबा गोरखनाथ है, वहां से पहले विधायक भी रह चुके हैं, उनके ऊपर दांव लगा सकती है। लेकिन अगर बात करें बीएसपी की, जिस तरीके से बीएसपी का जो आसपास का जो वहाँ एरिया है, क्योंकि वहां पे बीएसपी सपोर्टर, समर्थक, वोटर भी काफी हैं। अगर पूरी तरीके से अगर वहां पे बीएसपी ने अगर अपना दांव खेल दिया, अगर बीएसपी अच्छी तरीके से अगर वहां पे बीएसपी ने वर्क कर लिया, तो इस बार अवधेश प्रसाद के लड़के के लिए या समाजवादी के लिए इतना आसान नहीं होगा। 2017 में वहां पर बसपा का पूरी उम्मीदवार था जिसे 44-45 हजार वोट मिले थे। तो और आनंद सेन यादव की समाजवादी पार्टी से जो दूरी है जगजाहिर है, और हरिसिंहगंज ब्लॉक जो है वो आनंद सेन और मिश्र यादव का एक गढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आनंद सेन यादव का समाजवादी पार्टी में न होना, और जब अवधेश प्रसाद जीते थे मिल्कीपुर से, तो आनंद सेन यादव रुदौली से लड़ रहे थे, उससे मिली हुई सीट से। इस बार उनको लोकसभा का टिकट भी नहीं मिला, अवधेश प्रसाद सांसद भी हो गए। अब आनंद सेन लोकसभा लड़ नहीं पाए, उनके भाई ने निर्दल से चुनाव लड़ा। आपको क्या लगता है, ये परिवार समाजवादी पार्टी के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी के साथ जा सकता है, भाजपा के? देखिए, आपने जहाँ पे ये जो सवाल किया कि आनंद सेन का ना आना मिल्कीपुर के अंदर, और इस बार लोकसभा चुनाव में भी ये लोग साथ में नहीं थे, कहीं ना कहीं ये समाजवादी के लिए भारी तो पड़ सकता है, क्योंकि वो पूरा एरिया अगर देखा जाए तो मित्रसेन बाबू जो थे, इनके पिताजी जो थे, उनका एरिया पूरा आता है वहां पे। उनका एक चलन भी है, वहां पे लोग भी उनसे जुड़े हुए हैं जमीनी तौर पे, चाहे वो अरविंद सेन हो, चाहे वो आनंद सेन हो। अगर आनंद सेन ने अगर बीएसपी के साथ अगर अपना दांव खेला, तो शायद समाजवादी के लिए हर तरफ कठिनाइयां इस बार निकल के आ रही हैं। आपको एक चीज हम बताना चाहेंगे यहाँ पे कि पीडीए का जो समर्थन था, जिसे गठबंधन की अगर हम बात करें लोकसभा सीट के अंदर अयोध्या में, इस तरीके से कांग्रेस का जो समर्थन आ गया, वहां पे एक लहर चल गई कि इस बार जो है पीडीए को जिताना है, तो वो एक अलग मुद्दा था। लेकिन अगर आप बात करते हो चुनाव की, मिल्कीपुर की अगर आप बात करते हैं, अगर आनंद सेन ने अगर यहाँ पे अपना दिमाग लगा दिया, अगर वो बीएसपी के समर्थन में आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी भारी पड़ेगा और समाजवादी के लिए भी भारी पड़ेगा। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई। हमारे साथ पवन कुमार गौतम है। पवन कुमार टाइम टू अनफिल्टर के संपादक हैं, और बहुत ही पवन, तुमसे ये सवाल इसलिए लूंगा कि आपने कटेहरी क्षेत्र को देखा है जी। आप उपचुनाव में, अभी लोकसभा के चुनाव में अम्बेडकर नगर रहे हैं, कटेहरी आपने देखा है, कटेहरी के समीकरण को आपने देखा है। वहां के जो इस बार भी लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने वहां अच्छा किया है। पूर्व में भी वहां पर बसपा के कई बार धर्मराज निषाद विधायक रहे हैं। लालजी वर्मा अपनी पुत्री को लड़ाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के निषाद, जिसको सुल्तानपुर से टिकट मिला था और उसको टिकट कट गया था, रामगोपाल को मिल गया, उससे अखिलेश यादव ने अपने हेलीकॉप्टर में बिठा के वादा किया था लाने के बाद अम्बेडकर नगर में कि हम आपको लड़ाएंगे। अब ऐसे में फिर भाई लालजी वर्मा की पुत्री, जो बसपा से भी एक बार लड़ चुकी है चुनाव, हार चुकी है उपचुनाव, आपको क्या लगता है कि जो कटेहरी का चुनाव है उसमें आप किस किस को लड़ता हुआ देख रहे हैं? वहां भारतीय जनता पार्टी कटेहरी में कभी उसका जो है वर्चस्व नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी कटेहरी में कभी बहुत अच्छा नहीं कर पाई है। सर, इस चर्चा में सबसे बड़ी बात देखी जा रही, जो आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि भूमियार जो वोट बैंक, मैंने बहुत पहले इस पे वीडियो कर लिया था जब चुनाव वहां नहीं हुए, तो हेलीकॉप्टर सब पे घुमा रहे थे। अब भूमियार समाज इस बार कुछ तो चाहिए। पिछली बार टिकट नहीं दिया, इस बार वहां निषाद। हाँ, निषाद। दूसरा क्या है सर, क्या जरूरी है कि समाजवादियों से लड़े? क्योंकि समाजवादी ने तो लोकसभा सांसद बना लिया, तो अब वो कांग्रेस भी लड़ सकती है। अभी नहीं, कांग्रेस को चूंकि कटेहरी में उसका दावा इसलिए नहीं बनता है कि कांग्रेस का कटेहरी में कभी कुछ नहीं रहा, और कांग्रेस जो सीटें चाहती है उसमें कानपुर की सीसामऊ सीट चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी का एक जमाने से वहां विधायक मुश्ताक सोलंकी थे, उसके बाद उनके बेटे इरफान सोलंकी लगातार विधायक हो रहे हैं। कांग्रेस गाजियाबाद चाहती है, कांग्रेस जो है मीरापुर चाहती है मुजफ्फरनगर की, कांग्रेस तो मुरादाबाद की भी वो सीट चाहती है जो बरसात के बेटे की थी। लेकिन ये लॉजिकल नहीं है। मुझे लगता है कटेहरी कांग्रेस की दूर दूर तक उसकी कोई
ना उम्मीद है ना कांग्रेस की दावेदारी। और जो सांसद में अगर आप बात कर रहे हैं तो लालजी वर्मा सांसद है, अगर उनके परिवार की बेटी को दिया जाएगा तो वहीं पार्टी में लोग भी इंटरेस्ट नहीं दिखेंगे, क्योंकि आज के समय में कांग्रेस मैं अगर समाजवादी पार्टी कार्यालय के पास जाता हूँ तो काफी संख्या में लोग मौजूद हो रहे हैं और वहां पर ये बात कर रहे हैं कि हमें टिकट दिया जाए। निषाद समाज से लौटन राम निषाद चुनाव लड़ना चाहते थे, साफ साफ नाम ले रहे हो, जौनपुर से लड़ना चाहते थे, तो उनके कार्ड के लिए बाबू सिंह कुशवाहा को लाया, बाबू सिंह कुशवाहा को लाया। तो लौटन राम निषाद भी उधर के लिए दावेदारी पेश करवा सकते हैं, कई समाज के लोग उनसे मिल रहे, मेरी मुलाकात उनसे भी है और राष्ट्रीय सचिव बने हैं ओबीसी महासभा। तो निषाद समाज का वहां वोट बैंक कभी डाइवर्ट भी हो सकता है। और बात करें बसपा की, तो बसपा का वहाँ कोर वोटर है और जब मैं वहां पे विजिट किया तो वहां से धर्मलाल निषाद 4 बार विधायक रहे हैं जी। बहुजन पार्टी के, उसके बाद लालजी वर्मा भी बसपा से रहे, पहली बार लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी जीते। जी। और सबसे बड़ी चीज क्या है सर, एक चीज और देखी गई कि वहां पर जय भीम का नारा चल रहा है और जय भीम की बाबा साहब के विचारों की भी बात चल रही है, फिर चाहे कोई विचार हो वहां पे। अब ये डिपेंड करता है कि क्या मुस्लिम समाज और निषाद समाज अपनी पहरेदारी करेगा कि फिर से दरी की बात है। हमारे साथ निकिता है। निकिता एक तेसरा जर्नलिस्ट हैं, बहुत दिनों से काम कर रही हैं, वॉइस ओवर पे काम करती हैं जी। और स्क्रिप्ट की बहुत अच्छी है, जेएनयू तक में उन्होंने इंटरेस्ट दिया और अच्छी जर्नलिस्ट है। निकिता से मैं सवाल लेता हूँ। निकिता, आप जगदीशपुर से आती हैं और जगदीशपुर जो है वो अमेठी लोकसभा में है। अभी अमेठी में जो लोकसभा के चुनाव गुजरे हैं, उस चुनाव में को भी आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो वोट डालने आप गई होंगी, नहीं दिया होगा तो परिवार के लोगों ने वोट दिया होगा। एक चीज, आप पिछले वर्ष से भी आती हैं, प्रजापति समाज से आती हैं और पिछले वर्ष से जगदीशपुर से निकल के लखनऊ में अकेले रह के और मीडिया में मास्टर्स करना, उसके बाद तमाम पीएचडी की तैयारी करना, ये हंसी खेल नहीं है, छोटी बात नहीं है। आपके परिवार को भी सैल्यूट है जो अपनी बेटी को मीडिया में आगे ले जाने के लिए लखनऊ में अकेला छोड़ते हैं और आप पूरे लखनऊ में अपने हिसाब से काम करने की कोशिश करते हैं। चुनावी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जो पीडीए का नारा आप लोकसभा में जता हुआ देख रही थी, क्या इस उपचुनाव में भी आपको दिखाई दे रहा है? जबकि मंडल की कोई बात नहीं है, नौकरी की कोई बात नहीं है, लोकसभा में अखिलेश यादव जो है उन्होंने अभी तक बैकलॉग की बात नहीं की है, अनुप्रिया पटेल कर रही है, संजय निषाद कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की तरफ नहीं हो रही। आप कैसा देख रहे हैं चुनाव? मुझे तो चुनाव में मुझे ऐसा लगता है कि जात और इन सब को लेकर ज्यादा अहमियत दी जा रही है। जी, तो जैसे अभी उपचुनाव होने हैं, मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है, वहां पे अवधेश प्रसाद पासी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व में विधायक थे जिनको आपकी अवधेश ने हराया है, वो भी जो है पासी समाज के हैं। बहुजन समाज पार्टी वहां पूरी लड़ा रही है, आपकी जगदीशपुर पूरी अच्छे खास पाए जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये चुनाव भी लोकसभा के पैटर्न पे होगा या उससे कुछ अलग देख रही है, या उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आप भारी देख रहे हैं? सर मुझे तो लगता है कि इस बार जैसा नतीजा था, जनता मतलब कि उसका थोड़ा रवैया चेंज हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार उपचुनाव में मतलब बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल सकती है। मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है जिन सीटों पे है वहां कड़ी टक्कर मिल रही है और जिन सीटों पे पहले हारी हुई है वहां भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति में रहेगी, क्या वो जीत सकती है? चूंकि अब मिल्कीपुर की लीड जो है बहुत छोटी है, तो 7,000-7,500 वोट का मतलब लोकसभा में कोई मतलब नहीं होता है। और भी अवधेश प्रसाद, फिर वहां पे कैंडिडेट का चेंज होना, बसपा का लोकसभा में कमजोर होना, विधानसभा में मजबूती से लड़ना, कुल मिला के आप उपचुनाव को क्या सत्ता के लिए खतरा, विपक्ष के लिए लाटरी लगता हुआ देख रही है, या उपचुनाव में कोई अहमियत नहीं रहती? उपचुनाव की अहमियत तो है और मुझे लगता है विपक्ष को इससे थोड़ा खतरा होगा और मतलब कि सत्ता को भी होगा। मतलब विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के लिए ये एक इम्तिहान की घड़ी है। खालिद, आप चूंकि अवधेश प्रसाद को बहुत करीब से देखा है आपने, फैजाबाद और अम्बेडकर नगर की राजनीति को आप जानते हैं, अम्बेडकर नगर में आप कैसा देखते हैं? क्या जिस तरह से अवधेश प्रसाद अपने बेटे के लिए, लालजी वर्मा अपनी बेटी के लिए चाहते हैं, तो क्या पार्टी में इसको लेके कोई भीतरघात जैसी स्थिति बन सकती है? पहली चीज तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि अगर लोकसभा चुनाव को देखते हुए अगर उपचुनाव अगर लड़ा जाएगा तो शायद यहाँ पे समाजवादी बड़ी तरीके से धोखा खा सकती है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे जैसे अम्बेडकर नगर से समाजवादी का सांसद और अयोध्या से समाजवादी का सांसद अगर ये सोचे कि हम अपने बच्चों को टिकट दे के निकाल लें तो ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से करारी हार बीजेपी को लोकसभा चुनाव के अंदर मिली है, बीजेपी के अंदर काफी नाराजगी है। जो उसके मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वो भी काफी इस चीज को नाराज है।
इस पे आपको तो जानकारी खैर होगी इसके अंदर सर, मैं आपको बता दूं कि 100 लोगों के बारे में लगभग ये कहा जा रहा है कि लिस्ट तैयार हो रही है जिन्होंने भीतरघात किया। जैसे आपने एक बात भीतरघात की कही, तो बीजेपी के अंदर लगभग 100 लोगों को टिकट भी कट सकता है। तो बीजेपी इस चीज को लेकर बहुत ही सतर्क है इस बार, और किसी भी तरीके से उसको चुनाव जीतना है वो कहीं से भी गेम खेल सकती है। लेकिन जब भीतरघात की बात अगर करते हैं समाजवादी को लेकर, तो समाजवादी में भी कुछ लोग कहीं ना कहीं अंदरूनी नाराज हैं। भले ही वो एक उनके सामने मजबूरी रही हो कि हम पीडीए के साथ आ जाएं, गठबंधन के साथ आ जाएं, हम समर्थन दे दें, जीत जाए, वो अलग चीज है। लेकिन हर आदमी अगर वो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा था, जैसे वहां पे काफी कैंडिडेट हैं उपचुनाव के बारे में, वो भी अपना अपना सिस्टम लगा रहे हैं कि हमें टिकट मिल जाए। जिस तरीके से आप मिल्कीपुर देख रहे हैं कि काफी लोग लगे हुए हैं समाजवादी में कि हमें टिकट मिल जाए, वो कह रहे हैं हमें मिल जाए, और जो मौजूदा सांसद हैं उदय प्रसाद, वो कह रहे हैं उनके लड़के को मिल जाए। तो इसमें कहीं ना कहीं खींचतान होना एकदम तय है, क्योंकि ये उपचुनाव है। कुछ लोग उनकी निगाहों में ये कोई खास चुनाव नहीं है, क्योंकि 27 में चुनाव होने हैं। तो इस तरीके से चाहे वो अम्बेडकर नगर हो, चाहे अयोध्या हो, अगर ये मान के चलिए कि अगर मौजूदा सांसद के लड़कों को टिकट मिलेगा तो भीतरघात तो होना एकदम लाजमी है। सचिन, ये है पवन, देखिए इस पे इसकी पवन क्या राय है? सर मेरा मानना ये है, यहाँ पे आप कौन ये बताओ कि आप क्या देखते हो कि आकाश आनंद की एंट्री जो होगी, वही क्या लोकसभा जैसा चुनाव होगा या बसपा इसमें मजबूती से वही उस तरह लड़ेगी जैसे बसपा लड़ती थी? वही मैं बात करने जा रहा था कि इस चुनाव में नतीजे तमाम बदले हैं, और वहीं पे आकाश आनंद की लगातार डिमांड होना, ट्विटर हो, फेसबुक हो, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर आकाश आनंद की बात होगी। उसके बाद अब बसपा ने साफ साफ कहा है कि इस पर आकाश आनंद देखेंगे कि जो चुनाव होने हैं कि कहाँ पे कौन प्रत्याशी लड़ेगा। उनकी खुद की टीम है, वॉलेंटियर फोर्स है, लोगों के मैसेज आते हैं, वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो देखते भी है। दूसरी चीज सबसे बड़ी बात है, क्या पल्लवी पटेल और ओवैसी की एंट्री भी होने जा रही है यूपी में उपचुनाव में? आप जा रही, उन्होंने हाँ। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आज आपने इस पर वीडियो भी किया। मैंने वीडियो भी किया। तो उनकी एंट्री होना, तो क्या इनके साथ ये वोट अब आएगा? क्योंकि ओवैसी भी अब साफ साफ इस बात को कह तो वैसे तो आपके सवाल करना शुरू कर देंगे कि अलीगढ़ में अखिलेश ने क्या किया, सहारनपुर में क्या किया, कांग्रेस ने क्या कहते हैं उनके अपने क्षेत्र में क्या किया, जहां पर उनकी सरकार है हिमाचल प्रदेश में, जहां पर जिस तरह से लिंचिंग की घटना हुई, तो ऐसी देशों मुद्दा बनाएंगे। और वहीं पर ओवैसी की एंट्री होगी। ओवैसी ने पिछली चुनाव में यही कहा था जब वो लोकसभा के हो रहे थे कि हम निर्णय लेंगे, हम देखेंगे कि इस बार आप लोग और ट्राई कर लीजिए, उसके बाद निर्णय लेंगे। पीडीए के बाद ही पीडीएम बना, जब अनुप्रिया माफ करिएगा, पल्लवी पटेल को जब इन्होंने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद पल्लवी पटेल ने ओवैसी से गठबंधन किया तो चुनाव लड़े। अब ओवैसी चुनाव लड़ने आएंगे। दूसरा फैक्टर है, आकाश आनंद के पास जिम्मेदारी आई है। वहीं पे एक बात और ध्यान देने की जाता है, ध्यान देने की जरूरी है कि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल लगातार उस एरिया में लोगों से मिल रहे हैं। अभी जो मामले हुए हैं वहां पर लोगों से बात करें, और वो खुद भी समीक्षा बैठक कर रहे हैं प्रदेश में जाके, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव को सीरियसली लड़ने जा रही है? और वहीं पे बहुजन समाज को सम्मान की भी बात हो गई है। ये देखिए, पवन ने इस पे अपनी राय रखी, और मुझे जहां तक जानकारी है, मेरे पास जो खबर है, बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव को बहुत ही दूसरी तरीके से, जैसे बसपा लड़ती रही है, जातीय कमेटियां लगाकर पूरे पूरे मंडल के लोग कार्यकर्ताओं को डालकर क्षेत्र में जिस तरह से भी होता है वो चुनाव को लड़ती रही, वैसे लड़ेगी। मेरे पास जो खबर है कि बहुजन समाज पार्टी कटेरी में अगर कुर्मी समाजवादी पार्टी से आएगा तो निषाद लड़ाएगी। उसी तरह से मिल्कीपुर में अगर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के पास ही होंगे तो पूरी लड़ाएगी। इसी तरह से मिर्जापुर की जो सीट है वो उपचुनाव जहां होना है, वहां पर बहुजन समाज पार्टी जो है समाजवादी पार्टी के टिकट और भारतीय, मतलब जातीय संतुलन को बनाकर ही टिकट दिए जाएंगे, जो पहले बहुजन समाज पार्टी की पूंजी हुआ करती थी। तो साथियों, ये थी छोटी सी बात आपके नए कार्यालय में। ये कार्यालय जो है ये इसी कार्यालय में से आप इसी बैकग्राउंड पे आप मेरे लाइव भी देख सकते हैं। और यहाँ पर ये खालिद है, इन्हीं का ये कार्यालय है। इन टुडे इनका अपना एक चैनल है। ये पवन है, पवन को आप खूब पहचानते हैं। और ये एक नई सनसनी के रूप में एक मीडिया में लड़की आएगी जिसका नाम निकिता होगा, और ये निकिता भी जो है इस कार्यालय का एक हिस्सा बन सकती है। तो साथियों, बने रहिए राजनीति के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।